मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। हाल ही में नए ग्राहकों के लिए बढ़ाई गई मिनिमम बैलेंस की लिमिट को घटा दिया है। बैंक की ओर से जानकारी आई है कि अब सेविंग्स अकाउंट के मिनिमम अमाउंट बैलेंस के नियम फिर से बदले गए हैं और ग्राहकों को राहत देते हुए मेट्रो और अर्बन इलाकों में ये लिमिट 50,000 रुपए से घटाकर सिर्फ 15,000 रुपए कर दी गई है। जी हाँ, ईट इन स्वदेश की इस मुहिम का असर आप साफ तौर से देख सकते हैं, जहां हम देख रहे हैं कि एक और मेट्रो और अर्बन एरिया में सेविंग अकाउंट में मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस की लिमिट को बदला है, तो वहीं अब से सेमी अर्बन क्षेत्रों के लिए इसे 25,000 रुपए से घटाकर 7,500 रुपए कर दिया है। रूरल एरिया के लिए 10,000 रुपए से घटाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। बैंक ने साफ किया है कि अगर ग्राहक अकाउंट में तय लिमिट से कम बैलेंस रखते हैं तो फिर उन्हें पेनल्टी तो देनी ही होगी। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि सेविंग्स अकाउंट में न्यूनतम राशि या यहाँ पर जोरदार इजाफा जो बीच में किया था उससे पहले की तुलना में 5 गुना बढ़ा दिया गया था। आपको हम ये जानकारी पहले भी दे चुके हैं और इसी को लेकर काफी ज्यादा विरोध हुआ था और हमारी ही मुहिम जिसका असर भी हम देख रहे हैं। इस बदलाव के बाद खाते में कम से कम 10,000 रुपए नहीं बल्कि 50,000 रुपए रखने पर जोर दिया गया था। अब बैंक की ओर से साफ यहाँ पर सफाई आई है कि मिनिमम अमाउंट बैलेंस से संबंधित ये चेंज सिर्फ उन अकाउंट पर लागू किया जा रहा है जो इस बदलाव के लागू होने की तारीख से खोले गए हैं, यानी 1 अगस्त से। इसके बाद ही इसका विरोध हमने देखने को भी मिल रहा था। अब बैंक ने जानकारी दी है कि ग्राहकों के फीडबैक के आधार पर मिनिमम बैलेंस की लिमिट को घटाने का फैसला लिया गया है और बढ़ी हुई लिमिट 1 अगस्त से प्रभावी की गई थी। घटी हुई लिमिट को भी इसी तारीख से लागू किया गया है। इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक की ओर से ये भी बताया गया है कि नई लिमिट सैलरी अकाउंट, सीनियर सिटीजन, पेंशनर्स के खातों पर लागू नहीं होगी और ना ही 31 जुलाई से पहले खोले गए बैंक खातों के लिए ये नियम लागू होंगे। अब इस कार्यक्रम में हम बड़े सवाल क्या उठा रहे हैं? क्या न्यूनतम बैलेंस बढ़ाने से बैंकों की ये जो मजबूरी है उसको मजबूरी कहना चाहिए या ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ हमें लगता है कि वो डाल रहे हैं लिमिट कम बढ़ाकर? क्या इन बदलावों से ग्रामीण और शहरी ग्राहकों के बीच की दूरी और बढ़ेगी? बैंक के पास शुल्क वसूलने के अलावा ग्राहकों से कमाई के और क्या रास्ते हो सकते हैं? क्या डिजिटल बैंकिंग के दौर में न्यूनतम बैलेंस जैसी शर्त वाजिब है? ग्राहकों के लिए मिनिमम बैलेंस लिमिट कितनी होनी चाहिए? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान बिजॉन मिश्रा कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं, सुधीर राव बैंकिंग एक्सपर्ट हैं और जाने माने बाजार की दुनिया के शख्स फिरोज अजीज जो कि डिप्टी सीईओ अनाठी वेल्थ के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। और बिजॉन सर, उपभोक्ता ग्राहक के लिए बहुत बड़ी जीत और राहत की खबर, क्या आप इसको मानेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक ने किनारा करके अपने आप को अमीरों का बैंक घोषित कर दिया था उस देश में जहां पर हम बैंकिंग को हर भारतीय का हक मान रहे हैं। कविता जी, हम तो कहेंगे कविता जी का मुहिम एक फायदा लाया है उपभोक्ताओं को इंडिया के लिए, तो बहुत बहुत बधाई। और इस ढंग का आवाज उठाना चाहिए रेगुलरली हम लोग के बिहाफ में, कंज्यूमर्स के बिहाफ में, ताकि एक पारदर्शिता आए, एक रेस्पॉन्सिबल कॉन्वर्सेशन हो, एक सही दिशा में सोच आए, ताकि जो नियम बनाते हैं, जो नियम और कानून बनाते हैं, उनको ये पता लगे कि उनका नागरिक क्या सोचता है ये नियम और कानून को लेकर। मेरा पहला जो रिएक्शन है, बैंकिंग एक बिजनेस है, एक व्यापार है, ये कोई चैरिटी नहीं है, वो व्यापार करते हैं। लेकिन व्यापार में ये भी सोच होनी चाहिए कि आम लोगों के लिए एक क्या हम सोचें, और जो नेटवर्थ हाई लोग हैं, जो अच्छे मतलब डिपॉजिट्स जमा करते हैं, बैंक खाता में रखते हैं, बैंक में रखते हैं, उनके साथ कैसे हम लोग एक बैलेंस करके चलें ताकि क्रॉस सब्सिडी हो। एट द एंड ऑफ द डे मतलब बैंक को भी प्रॉफिट मुनाफा कमाना है, और उनके जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी जितने टॉप सीईओ से लेकर जितने लोग काम कर रहे हैं वो लोग उनके ऊपर उत्तरदायित्व हैं, तो उनको प्रॉफिट भी कमाना है। लेकिन हम ये कहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर को हमारे देश और भी लीन होकर, और भी एफिशिएंट होकर, और भी इफेक्टिव होकर काम करना चाहिए, ताकि आम जनता को बैंकिंग से सुविधा मिले
और बैंकिंग का पेनिट्रेशन दूर दूर तक रहे, ताकि वो जो हम लोग मतलब जो गरीब लोगों को शोषण करते हैं, जो अनपढ़ जो लोगों को मतलब अवगत नहीं है, जो अवेयर नहीं है, जो सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, वो बैंकिंग से मदद नहीं मिलने पे वो जाते हैं हम घर के पास का सलाहकार के पास, जो लोग एडवांसेस देते हैं एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारे देश से बिल्कुल अबॉलिश हो जानी चाहिए। ये प्राइवेट बैंकिंग को कंप्लीटली अबॉलिश कर देना चाहिए, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चलता है हमारे देश में, और उसके चलते काफी लोग उससे पीड़ित हो जाते हैं और बेचारे इधर से उधर दौड़ते रहते हैं अपना सुरक्षा को लेकर और अपना अधिकार को लेकर। तो हम सोचते हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री के रेगुलेटर जो आरबीआई है, उनको एक इस ढंग का दिशा लाना चाहिए कि बैंकिंग सर्विसेज अफोर्डेबल हो, हर एक व्यक्ति के लिए अफोर्डेबल हो, और यदि किसी को भी लोन का जरूरत हो, उनको चाहिए, बहुत जरूरी है अपने बच्चों का पढ़ाई के लिए, जैसे हम लोग का स्कॉलरशिप्स हैं और या एजुकेशन लोन्स हैं, उसको कैसे आप कम से कम पैसे में उपलब्ध करवा पाए, आप बिल्कुल और सही सवाल बिल उठा रहे हैं बैलेंस रहना बेजॉन चाहिए। सर। बेजॉन सर, आप सही सवाल उठा रहे हैं, और फिरोज यही सारे सवाल तब भी उठे थे जब ये मिनिमम बैलेंस की लिमिट बढ़ाई गई थी। उसी वक्त ये सारे सवाल उठ रहे थे, और एक धड़ा ये भी कह रहा था कि आपके पास तो बहुत सारे विकल्प हैं, छोड़िए आईसीआईसीआई बैंक को, दूसरे बैंकों में जाइए, ढेर सारे सरकारी बैंक है जहां पर आप जा सकते हैं। सवाल सर्विसेज की का है, सवाल सुविधाओं का है, फैसिलिटी का है, और एक तरह के माहौल का है जो शायद प्राइवेट बैंकिंग आपको बेहतर देते हैं। और इसीलिए लोगों का रुझान आईसीआईसीआई बैंकों में है। बहुत सारे लोगों ने अपने बैंकिंग की शुरुआत आईसीआईसीआई जैसे बैंकों से कर रखी है फिरोज। अब ऐसे में क्या ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है? क्या सरकारी बैंकों के लिए भी वेकअप कॉल है? देखिए, बैंक प्राइवेट हो या सरकारी हो, सब कुछ नियमों के अधीन हो रहा है, आरबीआई के अंतर्गत हो रहा है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन लिमिट बढ़ाने का मामला आरबीआई के दायरे के बाहर था। ऑप्शन क्या दिया गया लोगों को कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप उनके पास चले जाइए। लेकिन सरकारी बैंकों में सेवाएं वो दुरुस्त नहीं है ना उतनी फिरोज, जितनी हमें प्राइवेट बैंकों में मिलती हैं। कविता जी नमस्कार। अच्छी बात यह है कि आप ये मुहिम चला रही हैं। ये जो आर्गुमेंट है कि आप कहीं और चले जाएं, वो बिल्कुल बेसलेस आर्गुमेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया में बैंकिंग लाइसेंस म्यूचुअल फंड लाइसेंस जैसे नहीं बढ़ते, ना पीएमएस के लाइसेंस जैसे बैठते हैं, ना एनबीएफसी के लाइसेंस जैसे बढ़ते हैं। आईसीआईसीआई एक बहुत सदियों से चली हुई बैंक है। आज टाटा और बिरला के पास भी बैंकिंग का लाइसेंस नहीं है। तो ये बहुत जान बिजनेस फैमिलीज हैं। तो इतनी सेलेक्टिवली अगर बैंकिंग लाइसेंस मिली है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस देश के अवाम के प्रति बहुत ज्यादा है। दैट्स पॉइंट वन। ऐसे नहीं है कि भाई 100 लाइसेंस बढ़ रहे हैं तो आपको कोई फेवर नहीं करना है कंट्री के प्रति। आपकी 51,000 करोड़ की प्रॉफिट थी लास्ट ईयर, अच्छी प्रॉफिट है और हक का पैसा है, राइट? बट 3.8 की निम, 3.8% की नेट इंटरेस्ट मार्जिन है आईसीआईसीआई की। इंडिया की जो बैंकिंग सिस्टम की नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो दुनिया में करीबन करीबन सबसे अच्छे मानी जाएंगी। यूएस की भी इंश्योर्ड बैंक्स की 3.25% की नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। तो ऐसा नहीं है कि भाई शेयर होल्डर कमा नहीं पा रहा है कि आप कह रहे हैं कि भाई ये सुविधा मैं छोटे क्लाइंटों को दे नहीं पा रहा हूं, इसीलिए मैं मजबूर हूं कि इसको मेरे बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए मुझे बड़े क्लाइंटों के पास ही जाना पड़ेगा। अगर वैसा होता तो देन यू कांट ब्लेम। आप कोई कंपनी को ये ब्लेम नहीं कर सकते यार आप खुद डूब जाओगे, उसके पहले आप बड़े क्लाइंटों को सर्विस करो। आपकी निम ठीक है, आपकी प्रॉफिट्स ठीक है, आप निफ्टी की तीसरी चौथी लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर डोनेशन करने से नहीं होती, आपकी जो स्ट्रीम में हो उससे करने से होती है। तीसरा एक चीज अच्छी भी बात कहूंगा, क्योंकि आईसीआईसीआई ने प्रोस्पेक्टिवली किया, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं किया। काफी सारे बैंकिंग में बदलाव होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली होते हैं, पुराने अकाउंटों पे भी लागू होते हैं। इन्होंने प्रोस्पेक्टिवली किया विच आई थिंक इज वेरी वेरी गुड एंड वेरी राइट। एंड इन्होंने रोल बैक भी किया विच इज ऑल्सो वेरी राइट। सो ऑफकोर्स एक एक अटेम्प्ट किया, ट्राई किया कि क्या करना चाहते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि बाना कि मैं 10 साल से एक आईसीआईसीआई का कस्टमर हूं फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे मेरे बेटे का अकाउंट खोलना है, तो बेटे का अकाउंट की मिनिमम बैलेंस अलग, मेरी मिनिमम बैलेंस अलग, क्या क्या याद रखूं मैं? फिर आप पेनल्टी कर देंगे, फिर मैं आऊं आपसे आपकी कॉल सेंटर पे लगा रहा हूं कि यार प्लीज रिवर्स करो। एज अ टोटल रिलेशनशिप मैं बड़ा आदमी हूं आपके साथ, ये क्यों मैं बात करूं? सो आई थिंक दे हैव बीन वेरी pragmatic. I love the fact that it was from 1st of August.
not prospect retrospectively. That sign sends a message that you're a responsible corporate. You were trying to do something and then उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट किया होगा, बोर्ड ने देखा होगा कि यार हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इस कदार पे इंडिया एक ऐसे कदार पे है कि जो फाइनेंशियलाइजेशन अभी होने शुरू सी हुई है, उसमें अगर अड़चने आने लगी तो जो गाड़ी धक्का मार के स्टार्ट हुई है वो भी बंद पड़ जाएगी। बिल्कुल उसका संज्ञान लिया गया और कहीं न कहीं देखिए भारत की विकास की कहानी में इस तरह के बड़े प्राइवेट बैंक्स का भी बहुत बड़ा योगदान है और ये बात हमें तो याद है, इन बैंकों को नहीं भूलनी चाहिए जो कहीं न कहीं आकर इस तरह का कोई फैसला उठाकर ले लेते हैं। सवाल यहाँ पर ये भी है कि अब क्या गारंटी है कि कोई दूसरा बैंक ऐसा काम नहीं करेगा? इसको लेकर भी लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं एक शक तो आ ही गया आपके दिमाग में कि अब ऐसा आगे चलकर भी हो सकता है। सुधीर, आपके साथ से ये सवाल पूछना चाहती हूँ। हम एक तो ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर डिजिटल बैंकिंग सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे बचत खाते में लोग पैसा रखना बहुत ज़्यादा सही नहीं मानते हैं। बहुत विकल्प आपके पास हो गए हैं, लिक्विड फंड्स में आप डाल सकते हैं। हालांकि देश का बहुत बड़ा तबका अभी भी ऐसा है जो मानता है कि सेविंग्स अकाउंट में आपके पैसे डले हुए हैं तो मतलब वो जमा हो रहे हैं और वो बच रहे हैं और अपने आप आपके पैसे बढ़ भी रहे हैं, जो कि एक अलग पहलू है चर्चा का। बट हैविंग सेड दैट, 2.5% इतनी तो कमाई होती है आपकी, आपके पास और भी कितने सारे विकल्प हैं अपने पैसों को डालने के लिए, निवेश करने के लिए। तो भारत एक बहुत बड़े ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। इस ट्रांजिशन फेज में प्राइवेट बैंकों का योगदान है, लेकिन अब ये वेकअप कॉल हमारे लिए कि हमें अपनी बैंकिंग सर्विसेज को भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। क्या ये कहना सही होगा? देखिए, पहली बात तो मैं आपको और आपके चैनल टाइम्स नाउ नवभारत को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जो मुहिम चलाई वो बहुत जनहित में बहुत बड़ी मुहिम थी और ऐसी मुहिम के लिए ही मीडिया बना हुआ है। इसी तरह की जो पब्लिक पॉलिसीज के पब्लिक के अगेंस्ट जो पॉलिसी बनाई जाती है उनके खिलाफ मीडिया को मुखर होना पड़ेगा, तभी जाके जो है ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन सेट अपना जो डिसीजन है वो वापस ले सकती है। दूसरा, जो आपने मुझसे राइटली एक सवाल किया कि डिजिटल सब कुछ चल रहा है आज की डेट में लोग, मैं इस बात में थोड़ा सा एक पहले ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि जब कोई भी आदमी अपना बैंक अकाउंट खोलता है बैंक के साथ में, तो उसमें एक श्योरिटी होती है। वो चाहे तो अपना पैसा कैश में रख सकता है घर में, लेकिन श्योरिटी ये होती है मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा, बैंक में रहेगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो बैंकिंग सिस्टम के साथ में प्रॉब्लमेटिक है, जो आम जनता को अभी नहीं पता है और जिसके लिए आम जनता डिमांड कर रही है कि ये सर्विसेज आप हमें दीजिए बैंक से। लेकिन बैंक अक्रॉस द लाइन, किसी भी प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक को आप लेंगे तो वो फेल हुए हैं इस बेसिक प्रोवाइड करने में। मैं एग्जांपल देता हूं आपको साइबर क्राइम का। साइबर क्राइम जिस स्पीड से इंडिया में बढ़ रहा है, जिस तेजी के साथ ये बढ़ रहा है, शायद मुझे नहीं पता कि कोई और कंट्री इस स्पीड से साइबर क्राइम को झेल रही होगी जिस स्पीड से इंडिया झेल रहा है। बैंकिंग क्या कर रहे हैं? बैंक सिर्फ कोऑपरेट नहीं कर सकते एजेंसी के साथ, दे नीड टू कम अप विद सॉल्यूशंस। अगर कोई भी रेंटेड अकाउंट या घोस्ट अकाउंट खोला जा रहा है किसी भी बैंक में, बैंक को ये जिम्मेदारी देखनी पड़ेगी, बैंक को ये देखना पड़ेगा कि वो लेजिटिमेट बिजनेस है या नहीं है, या सिर्फ एक रेंटेड अकाउंट की तरह उसका अकाउंट यूज किया जाना चाहिए, यूज किया जाएगा या कैसे होगा। इस चीज में अक्रॉस बैंक सब फेल हुए हैं। दूसरा, जब अगर आईसीआईसीआई बैंक किसी भी समय सेविंग अकाउंट्स को लिमिट को बढ़ा के 10,000 से 50,000 कर रहा है, तो उसके पीछे बैंकिंग क्या है? हम अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 90% इंडिया 20,000 रुपए से कम कमा रहा है और आप कह रहे हो 50,000 रुपीज आपको सेविंग में रखना पड़ेगा। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? मतलब क्या आप जो आपने पहले जो मुहिम चलाई थी, आपने जो पहले कार्यक्रम थे उसमें राइटली सवाल रेज किया था कि किसके लिए बन रहे हैं ये बैंक्स? क्या अमीरों के लिए बैंक बन रहे हैं ये? वो वो टोटल मिस आउट है। इट्स टोटल डिस्कनेक्ट फ्रॉम द कॉर्पोरेट टू द ग्राउंड, जो जनता ग्राउंड पे काम कर रही है। तीसरा, जब आज आज जो हिंदुस्तान की जनता है, जो बैंकों में थोड़ा बहुत भी भरोसा रखती है, उनको ये लगता है कि जो वो घर में पैसा रखेंगे हो सकता है वो चोरी हो जाए लेकिन बैंक में सुरक्षित है। लेकिन एक क्लोज है जो अक्रॉस इंडस्ट्री लोगों को पता है कि अगर आपके बैंक के साथ में कुछ भी फ्रॉड होता है बड़े लेवल पे, तो आपके अकाउंट में हो सकता है 50 लाख हो सकता है 60 लाख हो सकता है 70 लाख रुपए हो सेविंग में, लेकिन आपको मिलेंगे सिर्फ 5 लाख। एक लिमिट सेट है।
अगर आईसीआईसीआई बैंक उस लिमिट को बढ़ा के 50 लाख कर देता, 50,000 रुपए जस्टिफाइड है उसके अगेंस्ट में कि हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर इंक्रीजिंग दिस लिमिट। आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। यू इंक्रीज द सेफ्टी ऑफ माय अकाउंट, यू से वी आर डूइंग इट, हम 10,000 से 50,000 रुपए उसकी इंक्रीज कर रहे हैं सेविंग की मिनिमम बैलेंस लिमिट, क्योंकि हम अपने पूरे बैंकिंग सिस्टम में जितने भी रेंटेड अकाउंट है, जितने भी फेक अकाउंट्स हैं, उन सबको टैकल कर रहे हैं, और यू कम अप विद 10, और आईसीआईसीआई का कोई भी अकाउंट फर्जी नहीं मिलेगा। मैं ये अश्योर करता हूं मतलब चीजों में कि एक बड़ा तबका, मेजोरिटी पब्लिक, चाहे वो अफोर्ड कर सकते हो ना कर सकते हो, वो शिफ्ट होते हैं इस चीज में। लेकिन ना आप सर्विस दे रहे हो, ना आप अश्योरेंस दे रहे हो, ना आप सिक्योरिटी दे रहे हो, जस्ट बिकॉज यू डिसाइडेड कि हमें 50,000 करना है आज, आप 50,000 कर दीजिए विदाउट एनी सर्विस, विदाउट एनीथिंग। ये इट्स वाज अनजस्टिफाइड एंड राइटली करेक्टेड। नाउ कमिंग बैक टू अनदर पॉइंट, मेरे पास जितने केसेस हैं साइबर क्राइम बैंकिंग से रिलेटेड, आई वांट टू पुट इट एज अ फैक्ट दैट 90% of the customers belong to ICICI Bank. They don't get the information from the ICICI Bank when they face cybercrime issue. जब भी उनके अकाउंट पे कभी भी होल्ड या लीन या कुछ भी साइबर क्राइम का इशू लगता है, आईसीआईसीआई बैंक उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता। और सब बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, सरकारी बैंक तक प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक प्रोवाइड नहीं कराता मेरे कस्टमर्स को। ये तो बहुत एंड बड़ा दाग हो गया बैंक के ऊपर, अगर इतने सारे फर्जीवाड़े केसेस उनके पास आ रहे हैं। आप तो बहुत बड़ा नंबर बता रहे हैं, और अगर यहाँ पर लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया इसी बिना पर, तो जी बिल्कुल, और मेरे हिसाब से करना चाहिए हमें। बिल्कुल करना चाहिए। एज अ कस्टमर, कस्टमर्स को आवाज उठानी चाहिए अपनी, बताना चाहिए कि बैंक क्या उनको सर्विस प्रोवाइड करा रहा हो, क्या नहीं प्रोवाइड करा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा ब्रेक के उस पार आप जा सकते हैं। तो सवाल यहाँ पर अब ये है कि जैसा ये बता रहे हैं सुधीर, ये तो अपने आप में काफी आश्चर्यजनक है नंबर कि अधिकतर केसेस तो आईसीआईसीआई बैंक से ही आ रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, मिनिमम बैलेंस आप जो भी रखना चाहते हैं आप रखिए, उसके एवज में आप सर्विसेज क्या दे रहे हैं? अगर मैं इसकी कंपैरिजन करना चाहूं और एक बेंचमार्क चाहूं फिरोज, तो वो क्या होगा आज की तारीख में फिर? देखिए, अगर आप मिनिमम डेली बैलेंस एक सर्टेन अमाउंट को मेंटेन करते हैं, तो आज ये भी खबर आई थी कि आईसीआईसीआई जीपे और यूपीआई के ट्रांजैक्शंस के लिए ₹6 पर ट्रांजैक्शन यूज करने की सोच रहे थे। दैट्स द खबर आई हैड रेड। सो आपको देखिए, डेबिट कार्ड मिलता है, वो डेबिट कार्ड की फी होती है साल भर में एक बारी, वो क्या है वो देखना चाहिए आपको। स्टेटमेंट्स कहाँ से ले सकते हैं, कितने स्टेटमेंट ले सकते हैं। काफी बार एक दो बैंक्स ऐसी भी हैं जिसको स्टेटमेंट्स, अगर आप फिजिकल स्टेटमेंट्स मंगाते हैं, जैसे कोई टैक्स की क्वेरी आई, आप फिजिकल स्टेटमेंट मंगाते हो तो उसकी भी कॉस्ट एडिशनल होती है। आपको दूसरे एटीएम्स, नॉन सेल्फ एटीएम्स को यूज करने की सुविधा मिलनी चाहिए, एक सर्टेन नंबर का होता है। सो आई थिंक वो एवरेज डेली बैलेंस में आपके जो ब्याज दरें हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुझे आप बोल दीजिए लाख रुपए रखो एवरेज डेली बैलेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपकी एफडी रेट से और सेविंग अकाउंट बैलेंस के रेट से आप 1.5% ज्यादा फर्क नहीं रखना चाहिए आइडियली आपको। देखिए, क्योंकि अगर आप एफडी में 8% का ब्याज देते हैं, 7 का देते हैं फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर की एफडी में, तो आप एटलीस्ट मुझे सेविंग्स बैंक में 1.5% कम 5.5 तक दे रहे हैं, तो फिर मुझे इतना भी दर्द नहीं करता कि मैंने 50,000 आपके पास रखे हैं। सो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ग्राहक को यह देखना है कि उस बैंक के 1 साल की एफडी की ब्याज क्या है और उसी बैंक की सेविंग्स रिटर्न क्या है। तो आपको एवरेज डेली बैलेंस से ज्यादा मेंटेन करने में भी इतना दुख नहीं होता। काफी सारी ऐसी बैंक्स हैं जिनकी एफडी रेट्स और सेविंग बैंक के रेट में सिर्फ आधे % का फर्क पड़ता है, फर्क रहता है। वो बैंक अगर मुझे कहे कि तू यार ज्यादा पैसे सेविंग में रख, तो वो मेरा पैसे का फायदा उठा रहे हैं, नाजायज फायदा नहीं उठा रहे। सो दैट्स व्हाट आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्याज क्या देते हो आप मुझे। पहले तो ऐसा भी होता था कविता जी, जब मैं बैंकों में काम करता था, तो 10 तारीख और 30 तारीख के बीच में जो आपकी मिनिमम अमाउंट होती थी उस पर ब्याज कंप्लीट होता था। फिर आरबीआई बोली यार ये तो नाइंसाफी है। अगर समझो मैं पूरे महीने तक 10 लाख रुपए रखूं और 29 तारीख को अपने पैसे 10 लाख से 1 लाख पे ले आऊं, एक दिन के लिए 1 लाख रखा, बाकी 29 दिन के लिए 10 लाख रखा, ब्याज 1 लाख पे कंप्यूट होता था सदियों पहले। फिर आरबीआई ने कहा तो पूरी नाइंसाफी है, तो वो चेंज हुआ। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज लुक एट द ब्याज, लुक एट द एफडी रेट। जितना कम फर्क, उतना उस बैंक को अधिकार है मुझे पैसे रखने पे थोड़ा मजबूर कर सके।
चलिए फिरोज़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े इस चर्चा में। लेकिन हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बेजॉन सर, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि अब बहुत ज़रूरी है कंज्यूमर्स को जिस तरह से अब सामने आए हैं, अब विरोध को लेकर हर मामले में सामने आए, और यहाँ पर क्या प्राइवेट बैंक और क्या सरकारी बैंक। अगर सरकारी बैंकों की हम बात करें, लोगों में बहुत शिकायतें हैं बेजॉन सर, उनकी सर्विसेज को लेकर, लचर व्यवस्था को लेकर। जहाँ तक हम लोगों की नियुक्ति की बात करें, वहाँ पर भी सरकारी बैंकों में बहुत ढीला ढाला रवैया हमें देखने को मिला है। क्या वक्त आ गया है कि वहाँ भी एक वेकअप कॉल है, वहाँ पर भी आपको थोड़े से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि नियम कानून वहाँ के लिए भी आपके पास दुरुस्त है, लेकिन आज जैसी बात हो रही है, आमने सामने खड़े कर दिए हैं प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंकों को लोगों ने इस तरह के विरोध के बाद। बेजॉन सर, कमर कसने की तैयारी है अब सरकारी बैंकों के लिए ये भी? होगा कविता जी, अब उनको कमर कसना होगा। यदि वो जीना चाहेंगे तो उनको होना पड़ेगा, क्योंकि अब कंज्यूमर बहुत अवेयर हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। वो जानते हैं कि उनको फायदा किस बैंक से मिलता है, किस बैंक से नहीं मिलता है। अब सरकार को, आरबीआई को इस ढंग का नियम लाना होगा जो हम लोग मांग कर रहे हैं, कि एक क्वालिटी ऑफ सर्विस का एक डेफिनेशन जरूर हो, उसका स्टैंडर्ड जरूर बने। पब्लिक हो या प्राइवेट हो, क्वालिटी ऑफ सर्विस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। आरबीआई को ये मतलब एक लिखित रूप से लाना चाहिए। ये नहीं कि हम सिटीजन्स चार्टर बनाए हैं, नहीं, हम बैंक कस्टमर्स चार्टर से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको एक कानूनी एक गुणवत्ता या एक मानक चाहिए बैंकिंग सेक्टर में, जो डिस्क्रिमिनेट ना करे, पब्लिक प्राइवेट में इक्वल हो, हर जगह पे इक्वल लेवल, मार्केट इक्वल होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होनी चाहिए। तो उसके चलते एक मतलब एक फेयर कंपटीशन आएगा मार्केट में। आप जबरदस्ती, जैसे हमको मालूम है, यदि हम लोगों को कोई ग्रांट गवर्नमेंट से मिलता रहा एज एन एनजीओ, तो हम लोग को एक नेशनलाइज बैंक में अकाउंट खोलना अनिवार्य था। क्यों क्यों नेशनल बैंक में हमको खोलना है? हम यदि कोई भी बैंक चाहे हम खोल सकते हैं। अब इस ढंग का इनडायरेक्ट जो बेनिफिट नेशनल बैंक को मिलता है, उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए सरकार को। और सरकार को सारे बैंकिंग सेक्टर को एक लेवल प्लेइंग फील्ड में लाना अनिवार्य है। तभी एक फेयर कंपटीशन आएगा, एक फेयर रूप आएगा, एक सही ढंग का नियम कानून बनेगा। आज हम लोग सब प्राइवेट सेक्टर को गलत ठहराते हैं। बिल्कुल गलत ठहराएंगे, बिकॉज इट इज अनइवन, सही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के लिए आप कुछ नियम बना रहे हो एंड नेशनलाइज बैंक के लिए और कुछ नियम बना रहे हो। हम नहीं, लोग ये को नियमों की, नेशनलाइज बैंक के भी बिल्कुल जो नियमों की जो कैपिटल खाई है इंफ्यूजमेंट बीच करते में, हैं गवर्नमेंट। नियमों की और नीतियों की जो खाई है, सुधीर आखिरी टेक आपसे भी लेना चाहूंगी, ये खाई खत्म होनी चाहिए। इमेज में, इंप्रेशन में बहुत फर्क आ जाता है किसी की ग्राहक के अगर आप बात करें, कि आप सोचिए कि आप पीएसयू के पास जाएं, सरकारी बैंकों के पास जाएं, प्राइवेट बैंकों के पास जाएं, तो नियम, नीति और जिस तरह का इंप्रेशन है, इसकी खाई खत्म करनी होगी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही, राइटली क्वेश्चन रेज किया है उसमें। मैं इसमें सिर्फ दो चीजें और ऐड करना चाहता हूँ कि प्राइवेट बैंक, आज की डेट में हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम प्राइवेट में भी किस बैंक में खाता खुलाना चाहते हैं वो खुलवा सकते हैं। जनरली लोग प्रेफर करते हैं कि मेरे पास में कौन सा बैंक है उस हिसाब से। लेकिन एक एक बात है कि एसबीआई के बारे में जो जनरल परसेप्शन है कि एसबीआई का स्टाफ जो है वो काम नहीं करता है, लंच का वाला देता है, काउंटर नंबर उस पे चले जाइए, काउंटर नंबर 3 पे चले जाइए, इस टाइप की चीजें होती हैं। उसी के अगेंस्ट में जो एक एक क्लास है जो सर्विस डिमांड कर रहे थे कि मुझे सर्विस चाहिए, मुझे ये हेडेक नहीं चाहिए, मुझे परेशानी नहीं चाहिए उस चीज में, वो प्राइवेट बैंक की तरफ गई, जिसमें आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी है, यस बैंक है और बैंक जितने भी हैं। अब उन बैंकों ने भी अगर उस सर्विस के अगेंस्ट में उगाही करना स्टार्ट कर दिया तो ये जनता जाएगी कहाँ? आप देखिए कि एक जब अकाउंट खुलवाया जा रहा है किसी भी बैंक में, प्राइवेट बैंक में, तब कस्टमर उसके जो है कार्ड्स, क्योंकि वीजा और मास्टर कार्ड के हैं तो आप उस पे एनुअल चार्जेस देते हैं। अगर थोड़ा और बेटर प्रीमियम कार्ड है तो सर्विस आप दे रहे हैं, चार्जेस आप दे रहे हैं, एसएमएस के चार्जेस हैं, नेट बैंकिंग के चार्जेस हैं और 10 तरह के चार्जेस हैं, मिनिमम बैलेंस, 50 तरह के चार्जेस वो जो है आपको बता देते हैं। बैंक स्टेटमेंट आप निकलवाने जाएंगे क्योंकि आपके जो इनकम टैक्स वगैरह भरने हैं उनके चार्जेस हैं। इन चीजों के अगेंस्ट में जब आप चार्जेस ले रहे हैं,
और आप उस सेविंग जो मैं आपके सेविंग अकाउंट में रख रहा हूँ, जो जो मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरे घर पे सेफ नहीं है, मेरे बैंक में सेफ होगा, उस पे आप मेरे को क्या इंटरेस्ट दे रहे हो? उस इंटरेस्ट से ज़्यादा तो आप मेरे से सर्विस चार्जेज़ आप ले रहे हैं। तो मुझे सर्विस मिली कहाँ उस चीज़ में? जो बेसिक चीज़ें हैं, जिनका इंटीमेशन ज़रूरी है मुझे एनुअली जो सर्विसेज़ चाहिए आपसे, ब बैंक नेट बैंकिंग चाहिए, सिक्योर नेट बैंकिंग चाहिए, सिक्योर अकाउंट्स होल्डर डिटेल चाहिए मुझे। और आरबीआई कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों में फेल हुआ है कि आरबीआई ने उन चीज़ों पे तो लगाम लगाई है जो बेसिक सभी चीज़ों पे कर सकते हैं, लेकिन आरबीआई एंश्योर नहीं कर पाया कि एक यूज़र जो इस बैंकिंग सिस्टम में आ रहा है, वो डिजिटली लिटरेट है या नहीं है, लेकिन उसको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिलाया जा सके। ये इस चीज़ में आरबीआई पूरी तरह से फेल हुआ है। तो थोड़ा-सा और माइक्रो मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। आरबीआई ने तमाम नियम कानून बना तो रखे हैं, लेकिन उसके अंतर्गत क्या वाक़ई कामकाज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका ऑडिट करने का भी ये एक समय है। बहरहाल मेरा समय समाप्त हुआ। आप दोनों ने समय दिया और इस खास चर्चा में शिरकत की, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद आपका। और चलिए चर्चा को तो हम यही समाप्त करेंगे। ईटी स्वदेश की मुहिम का असर आप देख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने अपना फैसला बदला है, राहत भी मिली है ग्राहकों को, लेकिन अब सवाल आपके लिए है। अब क्योंकि प्राइवेट और सरकारी बैंकों को आमने सामने खड़ा कर कर रख दिया है, आपको सोचना है कि आपको किस तरह की बैंकिंग संस्था के साथ अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने हैं, अपनी आर्थिक जिंदगी की बागडोर उनके हाथ में छोड़नी है।